एमए उत्तरार्ध भूगोल के पेपर प्रादेशिक नियोजन एवं विकास के अंतर्गत आज हम विकेंद्रीकृत नियोजन के एक विशिष्ट स्वरूप के रूप में भारत में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना एवं उनकी नियोजन ढांचा, नियोजन का जो स्ट्रक्चर है उसकी चर्चा करेंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो नियोजन प्रणाली अपनाई गई वो केंद्रीकृत नियोजन के प्रकार की थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में योजनाएं बनाई जाती थी और पूरे देश के विभिन्न राज्यों पर उसे आरोपित कर दिया जाता था। इस प्रक्रिया, इस सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के बावजूद देश की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भिन्नताओं के कारण सही मायने में नियोजन नीतियां व कार्यक्रम सबसे निचले स्तर तक लाभ नहीं पहुंचा पा रहे थे। हालांकि इस केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया में देश के संघीय ढांचे के अनुसार सभी राज्यों को अपने बजट आवंटन में और अलग अलग सेक्टर, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में बजट के अलोकेशन के लिए उनको अपने बोलने की और अपनी बात रखने की उनको आज़ादी दी गई थी। लेकिन इस केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया से सबसे निचले स्तर पर अर्थात गांव तक इसकी योजनाओं के और कार्यक्रमों के लाभ नहीं पहुंच रहे थे और ऐसी स्थिति स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी बनी हुई थी। विभिन्न योजनाओं ने अपेक्षाकृत अधिक विकसित क्षेत्रों या विकसित समाज के वर्गों को ही और विकसित करने का कार्य किया है। कोई भी नियोजन प्रक्रिया जब तक सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक भिन्नताओं और विषमताओं को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय एवं वर्गगत आकांक्षाओं को पूरा नहीं करे वह असफल ही रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों और समाज के पिछड़े हुए और कम या ज़्यादा पिछड़े हुए सभी वर्गों के विकास की बात जब तक सम्मिलित नहीं होगी तब तक कोई भी योजना सफल नहीं मानी जा सकती। 1993 के पहले भारतीय नियोजन में ऐसी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रही है। केवल मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री व संबंधित प्रशासन तंत्र ही नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी रहा है। यद्यपि ग्राम स्तर तक पंचायत प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध था, तथापि स्वशासी इकाई के रूप में इसे वास्तविक शक्तियां व मान्यता 1993 के पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन विधेयक से मिलने लगी। इससे नियोजन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ और स्थानीय आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नियोजन में जन भागीदारी की शुरुआत हुई। इस प्रकार के बहुस्तरीय नियोजन का जो ये उदाहरण है पंचायती राज संस्था, उसके लिए प्रशासनिक ढांचा क्या उपलब्ध था। भारत में प्रशासनिक इकाइयों के अवरोही क्रम अनुसार राष्ट्रपति, राज्यपाल, आयुक्त, जिलाधिकारी, एसडीएम या उपमंडल अधिकारी, विकास खंड अधिकारी, बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में इस रूप में प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध है। दूसरी ओर प्रजातांत्रिक ढांचे के अनुसार जनप्रतिनिधित्व प्रणाली का अवरोही क्रम देखें तो उसमें प्रधानमंत्री और संसद, मुख्यमंत्री और विधानसभा या विधान परिषद सदस्य, नगर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला प्रमुख, विकास खंड प्रमुख और जिला प्रमुख जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, ऐसे पंचायत समिति प्रधान और उसके सदस्य, ग्राम पंचायत का प्रधान या सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्य यानी कि पंच, ये जनप्रतिनिधित्व का ढांचा भारत में
इस प्रकार का उपलब्ध है, बहुस्तरीय नियोजन के लिए, विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए। इस तरह देश में नियोजन प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व जनप्रतिनिधित्व प्रणाली की संरचना उपलब्ध है। इस आधार पर भारत में नियोजन की प्रक्रिया और विकास की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। भारत जैसे विभिन्नताओं और विषमताओं वाले देश के लिए एक स्तरीय नियोजन की अपेक्षा बहुस्तरीय नियोजन अधिक उपयोगी माना गया है। भारत में संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया केंद्रीकृत रही है, चाहे उसमें नियोजन नीति का निर्धारण, बजट का आवंटन, विभिन्न दिशा निर्देश, ये सब योजना आयोग, जो राष्ट्रीय योजना आयोग है दिल्ली में, वो ही करता आया है। राज्य, जिला आदि जो इकाइयां हैं, जो स्तर हैं प्रशासन के, वो केवल क्रियान्वयन के लेवल पर ही दिखाई पड़ते थे। अब बहुस्तरीय नियोजन और पंचायती राज ढांचा। बहुस्तरीय नियोजन के संदर्भ में पंचायती राज का क्या संरचना ढांचा उपलब्ध है। देश की विविधताओं के अनुसार केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम सिद्ध नहीं हुई है। इसलिए नियोजन संबंधी निर्णय एवं वित्तीय प्रस्तावों को विकेंद्रीकरण करने की बात होती रही है। ऐसी कई सिफारिशें भी होती रही हैं। इनके फॉलोअप के रूप में 1993 में पंचायती राज अधिनियम लागू करने के बाद इस दिशा में पहल हुई और निम्नतम स्तर तक प्रशासनिक ढांचा, नियोजन प्रक्रिया, नियोजन की संरचना स्थापित की गई, जिसमें सबसे पहला स्तर तो राष्ट्रीय स्तर है। स्वतंत्र भारत में केंद्रीकृत नियोजन अपनाने के कारण योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्माण, बजट प्रावधान, विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की योजनाओं का समन्वय करना था। यह आयोग 3 प्रकार की योजनाएं बनाता रहा है: 15 से 25 वर्ष की दीर्घकालिक, फिर पंचवर्षीय योजनाएं और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की वार्षिक योजनाएं। आयोग राज्य स्तर की योजनाओं हेतु दिशा निर्देश जारी करता रहा है और उनके मूल्यांकन की व्यवस्था भी करता है। व्यापक रूप में योजनाओं के दर्शन, यानी कि उनकी जो फिलॉसफी, उसके पीछे की विचारधारा और प्रारूप का निर्धारण राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्वीकृति के बाद ही होती है। आजकल योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, उसका संशोधित रूप स्थापित किया गया है। ये माना गया है कि ज़्यादा योजनाएं सरकार की तरफ से नहीं बनाई जाएंगी, इसमें दिशा निर्देश दिया जाएगा, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में। दूसरा स्तर है राज्य स्तर। इस स्तर पर राज्य नियोजन विभाग, स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट विभिन्न मंत्रालयों और जिला योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। हालांकि बड़े स्तर की योजनाओं हेतु राज्य नियोजन विभाग योजना आयोग से दिशा निर्देश प्राप्त करता है, किंतु संघीय शासन व्यवस्था में राज्यों को बहुत से क्षेत्रों में व्यापक स्वायत्तता भी दी गई है। अतः विभिन्न मंत्रालयों के योजना प्रस्ताव और बजट प्रावधान राज्य नियोजन विभाग स्वयं तैयार करता है। राज्य के भीतर विभिन्न मंत्रालयों के जो प्रस्ताव है योजनाओं के, उनके लिए जो बजट का आवंटन है वो स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है। यद्यपि इन सब के लिए बजट तो योजना आयोग ही देता आया है। जिला स्तर पर योजनाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन, बजट निर्धारण और क्रियान्वयन राज्य नियोजन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार होता है। सामाजिक आर्थिक तथ्यों संबंधी आंकड़े राज्य नियोजन विभाग ही उपलब्ध कराता है। अभी तक तो उसी के हाथ में था। अतः एक तरह से राज्य नियोजन विभाग ही राष्ट्रीय नियोजन की तैयारी, पर्यवेक्षण, क्रियान्वयन और पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है, क्योंकि राज्य के स्तर पर ही योजनाओं को आगे बढ़ाना, क्रियान्वित करना, लागू करने का काम होता है।
और वो राज्य स्टेट प्लानिंग या राज्य नियोजन विभाग वो करते आए। तो एक तरह से राष्ट्रीय योजनाओं में उन्हीं की भूमिका मुख्य रही है। जिला स्तर तीसरा स्तर है। बहुस्तरीय नियोजन के तीसरे पदानुक्रम पर जिलों को विकेंद्रीकृत नियोजन का आदर्श आधार माना जाता रहा है। जिले या डिस्ट्रिक्ट अपने भौगोलिक स्थिति व विस्तार के कारण सूक्ष्म स्तर के नियोजन प्रदेश बन सकते हैं। ये छोटे स्तर के नियोजन प्रदेश ही हैं, जिले छोटे छोटे होते हैं। ये उपयुक्त सूक्ष्म नियोजन प्रदेश हैं क्योंकि पूरे देश में जिला ही प्रशासनिक ढांचे की सुदृढ़ इकाई भी है। जिला विभिन्न प्रशासनिक व सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का प्रामाणिक संग्रह क्षेत्र भी है, अतः जिले को एक नियोजन इकाई के रूप में स्वीकारना उचित है। कलेक्टर या जिलाधिकारी के अंतर्गत ग्राम स्तर तक प्रशासन तंत्र विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। साथ ही जिले में चुने गए जनप्रतिनिधियों की संस्था जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभाएं, इसका एक पूरा सिस्टम होता है। अतः प्रशासनिक व जनप्रतिनिधि तंत्र मिलकर संपूर्ण जिले के विकास हेतु योजना का निर्माण और क्रियान्वयन का प्रबंधन कर सकते हैं। भारतीय नियोजन में महत्वपूर्ण इकाई होते हुए भी जिला स्तर पर नियोजन, नीति निर्धारण, बजट प्रावधान और क्रियान्वयन में कोई स्वतंत्रता है ना प्रैक्टिकल रूप में नहीं रही है। प्राय राज्य योजना विभाग का ही प्रभुत्व रहा है, उसी का ही अधिकार जिला स्तर पर भी रहा है। तो ऐसा जिला स्तर पर प्लानिंग का पूरा जो तंत्र है वो विकसित नहीं हो पाया देश में। चौथा स्तर है पंचायती राज और विकेंद्रीकृत नियोजन में विकास खंड स्तर। विकेंद्रीकृत नियोजन का परिणाम ही ये विकास खंड के स्तर का नियोजन है, जो जिले स्तर से भी निचले स्तर का नियोजन और प्रशासनिक ढांचा है। इससे जिला इकाइयों को विभिन्न विकास खंडों में बांटा गया होता है, जिनका मुख्य उद्देश्य जिले में स्थानीय संसाधनों के आधार पर आर्थिक विकास को तेज करना होता है। स्थानीय संसाधनों के अनुसार योजनाएं बनाना और उनको लागू करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु विकास खंड स्थापित किए गए। विकास खंड या डेवलपमेंट ब्लॉक स्तरीय नियोजन की उपयोगिता को निम्न कारकों से समझ सकते हैं। नंबर 1, विकास खंड का विस्तार सीमित होने से संसाधन संभाव्यता का आकलन करना आसान होता है कि उस विकास खंड के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरा, विकास हेतु विभिन्न जनसंख्या वर्गों की जानकारी विस्तार से उपलब्ध होती है विकास खंड में। इसलिए विकास खंड स्तर पर, डेवलपमेंट ब्लॉक के स्तर पर योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन अपेक्षाकृत अधिक फायदेमंद हो सकता है, दक्षतामूलक हो सकता है। फिर 5वां स्तर है पंचायत स्तर। भारत में बहुस्तरीय नियोजन के अंतिम चरण के रूप में इसे देखा जा सकता है। इसका समावेश सरकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने हेतु, आम आदमी तक पहुंचाने हेतु पंचायत स्तर का निर्माण किया गया। पंचायत राज तंत्र में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और द्वितीय स्तर पर पंचायत समिति और तृतीय स्तर पर जिला परिषद को रखा गया है। तो इन तीनों में ये सबसे निचला स्तर है। सभी स्तरों पर प्रजातांत्रिक ढंग से जनप्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सबकी इलेक्शन के द्वारा चुनाव करके उनको प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव करके अपने ग्राम या विभिन्न जिला तक के विभिन्न स्तरों के लिए योजना और निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य इनको दिया गया है। सभी स्तरों पर ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी और सचिव प्रशासन तंत्र की लघुतम इकाई हैं, जो योजनाओं के क्रियान्वयन
के लिए उत्तरदायी है और पंचायत ग्राम पंचायत के साथ मिलकर काम करती है। केंद्र की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केंद्र व राज्य से वित्त सीधे ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। इस स्तर पर विभिन्न समस्याओं की जानकारी, लक्ष्य समूह की पहचान में आसानी, प्राथमिकता निर्धारण में आसानी रहती है। ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न समस्याओं की जानकारी उपलब्ध होती है स्वतः। दूसरा, किस समूह को लाभ पहुंचाना है सरकारी योजनाओं का, उन समूहों को आसानी से पहचाना जा सकता है और विकास की या योजना की जो प्राथमिकता निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। शीघ्रता से लाभ पहुंचाए जा सकते हैं जिन लोगों को पहुंचाना है, जिन परिवारों को पहुंचाना है। फिर पंचायती राज की विकास और नियोजन में क्या भूमिका। पंचायती राज जो है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को गति दी गई, लेकिन उसी अनुपात में विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में और समाज के विभिन्न वर्गों में असमानताएं भी बढ़ती गई, जो कि संभवतः केंद्रीकृत नियोजन का परिणाम ही था। इसी कारण देश में योजनाओं के विकेंद्रीकरण की बात सामने आई, ताकि लक्षित समूह यानी जिसको फ़ायदा पहुंचाना है समाज के जिन वर्गों को, या प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं, स्वयं अपने पर्यावरण के अनुसार अपने विकास के बारे में निर्णय कर सकें। पंचायती राज अधिनियम के लागू करने के यही कारण थे। संविधान के अनुसार पंचायतों को स्वशासी सरकार के रूप में मान्यता दी गई, जिसके अधिकार और जिम्मेदारियां निम्नलिखित थी। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजना बनाना, इन योजनाओं का क्रियान्वयन और पंचायत क्षेत्र से जो टैक्स, लेवी या टोल टैक्स वसूलना आदि शामिल है। हालांकि ये सब खासकर तीसरे में जो है आर्थिक रूप से पंचायतें अपने स्तर पर ज़्यादा संसाधन या रेवेन्यू उसको जुटा नहीं पाती है। आर्थिक दृष्टि से ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण विकास निम्न प्रकार संभव है। सैद्धांतिक रूप से निम्न प्रकार से ये पॉसिबल हो सकता है। पहला क्या, बहुस्तरीय नियोजन में ग्राम पंचायत निम्नतम स्तर की इकाई है, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न सरकारी सुविधाओं के समुचित वितरण से जुड़ा है। इसके लिए क्षेत्रीय इकाई जितनी छोटी हो, सुविधाओं का समान व न्यायपूर्ण वितरण उतना ही आसान होगा। इसलिए ग्राम पंचायत इसके लिए उपयुक्त स्तर है। गांव के लोग अपने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से संबंधित योजना का निर्माण और क्रियान्वयन स्वयं कर सकते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण गांव वालों की सक्रिय भागीदारी से संभव हो सकता है। गांव में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक परिवर्तन की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाएं जनसंख्या से प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा उनकी आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने में समर्थ है। यह कार्य 3 स्तरों पर किया जा सकता है। ये पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तरों पर हैं। पहली है ग्राम पंचायत। ग्रामीण विकास योजनाओं को पूरा करने में ग्राम पंचायत कई कार्य कर सकती है। सरकारी सुविधाओं के वितरण हेतु समाज के सभी वर्गों का न्यायपूर्ण और समतामूलक चयन कर सकती है, ताकि उनको लाभ पहुँचाया जा सके। स्थानीय समस्याओं के अनुसार नियोजन प्रावधानों को लागू कर सकती है। स्थानीय समस्याओं को देखते हुए जैसी समस्याएं दिखे वैसी योजना बना सकती। जिला स्तरीय प्रशासन तंत्र से क्रियात्मक संबंध रख सकती है। लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन इसके द्वारा किया जा सकता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें नियोजन प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू कर सकती हैं, किंतु
पंचायतों की समस्याएं हैं जातीय संरचना, सामंती समाज, पिछड़े एवं दलितों का शोषित दबावग्रस्त रहना। इन कारणों से ग्राम पंचायतों का चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हो पाता। इसलिए विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी विसंगतियां आ जाती हैं। जब चुनाव ही निष्पक्ष नहीं था तो बाद की उसके कार्य भी निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं। हालांकि चुनाव में आरक्षण से स्थिति सुधरी है, किंतु शिक्षा, पुरुष प्रधान समाज, अज्ञानता, निर्धनता आदि कई कमियां हैं जो रास्ते के रोड़े बने हुए हैं ग्राम पंचायतों के लिए। इन्हें दूर करके ही पंचायतें सक्षम बनाई जा सकती है। फिर है नियोजन में विकास खंड। पंचायत संगठन का दूसरा स्तर है विकास खंड, जिसे पंचायत समिति का स्तर भी कह सकते हैं। संसाधन संभाव्यता, कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और उसके आधार पर कार्यक्रमों का निर्माण व क्रियान्वयन की दृष्टि से विकास खंड एक उपयुक्त क्षेत्रीय इकाई है। ये न तो इतनी छोटी है कि गांव के लेवल की, जैसे पंचायत बहुत छोटा स्तर है, लेकिन विकास खंड अपेक्षाकृत बड़ा है और इतना बड़ा भी नहीं है कि वो पूरे जिले जितना हो। तो इसको एक उपयुक्त आकार की इकाई माना गया है। स्वशासी सरकार के अंतर्गत इसकी पंचायत या इसकी पंचायत तंत्र का जो यहाँ है इस स्तर पे उपलब्ध है, उसका चुनाव सीधे जनता द्वारा ही किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का भी चुनाव होता है। और 1983 से विकास खंड स्तर को राज्य व राष्ट्रीय नियोजन स्तर से जोड़ दिया गया था। विकास खंड स्तर के प्रशासनिक अधिकारी और चुने गए जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करते हैं और साथ ही वे क्षेत्रीय संसाधनों, जनता की प्राथमिकता के आधार पर पारस्परिक सहमति से अनेक विकास कार्यक्रमों को भी लागू करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। इसलिए यह स्तर पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर है। तीसरा स्तर है नियोजन में जिला पंचायत, जिसे जिला परिषद भी कहते हैं राजस्थान में। राष्ट्रीय नियोजन में जिला स्तरीय इकाई पहले से शामिल रही है, लेकिन पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद जिला परिषद सदस्यों का निचले स्तर पर चयनित ग्राम प्रधान या पंचायत समिति सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये लोग इसका चयन करते हैं। इस प्रकार जिला प्रशासनिक तंत्र के समानांतर जनप्रतिनिधि तंत्र जिला स्तर पर भी है। जिला नियोजन समिति में इसकी सक्रिय भागीदारी, जिला नियोजन समिति में इस स्तर के जनप्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। तो उनकी भागीदारी से स्थानीय प्राथमिकताएं क्या है जिला स्तर की और आवश्यकताओं को योजनाओं में शामिल करना संभव होता है। जिले से छोटे क्षेत्रों के लिए नीति निर्धारण और बजट का प्रावधान जिला परिषदों द्वारा किया जाता है। बजट और नीति निर्धारण ये जिला परिषद करता है, जो ब्लॉक, विकास खंड और गांव के स्तर तक का काम इसी में आ जाता है। लेकिन समस्याएं क्या है? दलगत विभाजन और प्रतिबद्धताओं के कारण इसमें कुछ कमियां और अदक्षताएं भी आ जाती हैं। चयनित प्रतिनिधि अपने अपने वोट बैंक के आधार पर ही विकास कार्यक्रमों का निर्धारण करने लगते हैं, न कि वास्तविक स्थिति, आवश्यकता, समानताओं और न्याय की कसौटी को देखते हुए। ये समस्याएं हैं पंचायती राज तंत्र की।